माई सेल्फ संजय राय फ्रॉम रैंकर एकेडमी। तो हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे, जिसको हम क्या डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग, जिसका हेडिंग होगा जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ह्यूमन बीइंग में जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह के हैं। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। So today we discussed about the genetic disorder in human being, and genetic disorder is classified into two groups. First is Mendelian disorder and second is chromosomal disorder. So first of all we studied the genetic disorder. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें? सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड द मेंडेलियन डिसऑर्डर। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब यहाँ है कि मेंडल ने जो कहा था कि किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एक को डोमिनेंट कहते हैं और एक को रिसेसिव। तो यहाँ जो डिसऑर्डर होगा वो उन्हीं से रिलेटेड है कि बहुत से डिजीज़ ह्यूमन बीइंग में होते हैं जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल या तो डोमिनेंट जीन होगा या रिसेसिव जीन होगा। इन ह्यूमन मीन्स सो मेनी डिजीज अकर फॉर विच एदर द डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल आर रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल। ह्यूमन बीइंग में बहुत से डिजीज ऐसे होते हैं जिसके लिए या तो डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल है या रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल है, और वो डोमिनेंट या रिसेसिव जीन या तो ऑटोसोम पे प्रेजेंट होगा या सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा। तो और इसमें बहुत से ऐसे भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो लीथल भी होते हैं, मतलब बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हमको पढ़ना है इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत? तो पहला जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मैंने पहले लिस्टिंग कर देता हूँ। उसमें बहुत ढेर सारी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, लेकिन सब एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं, कुछ पढ़ भी चुके हैं। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा एल्बिनिज्म। फोर्थ सिकल सेल एनीमिया। फिफ्थ थैलेसीमिया। सिक्स फिनाइल कीटोन्यूरिया। PKU और 6 L कैप्टोन्यूरिया।
तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं और ये सारे के सारे डिजीज़ ह्यूमन बीइंग में होते हैं। और इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सब के लिए रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल है। इन सब के लिए रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया या एल्केप्टेनूरिया, ये सब क्या हैं? दे आर कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन। अब ये रिसेसिव जीन कुछ में तो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, जैसे ये सारे जो डिजीज़ हैं, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड एल्केप्टेनूरिया, ये रिसेसिव जीन से तो होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन। ये रिसेसिव जीन से तो होगा। रिसेसिव जीन, इट अकर by recessive gene present on autosome। ये सारे जो डिजीज हैं, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टेनूरिया, ये रिसेसिव जीन से तो होते हैं, लेकिन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट होंगे। तो ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस हो गया। और ये भी रिसेसिव जीन से ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं? ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं। ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं और ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होगा। तो ये भी रिसेसिव जीन से ही होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किस क्रोमोसोम्स पे होता है? एक्स लिंक्ड होता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको जो डिसऑर्डर बता रहा हूँ, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड एल्केप्टेनूरिया, इसमें ये सब के सब रिसेसिव जीन से होते हैं। ज़्यादातर एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड एल्केप्टेनूरिया के लिए जो रिसेसिव जीन है वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट हैं। मतलब दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम, सो इट इज़ अ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। और ये जो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स 2 होते हैं और एक्स एंड वाई। तो ये रिसेसिव जीन से ही होगा, लेकिन इसका जो जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम्स पे होगा। मतलब ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। तो सो वी कैन से इट इज़ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और रिसेसिव जीन से होता है, जिसमें हम लोग हीमोफीलिया के बारे में पढ़ चुके हैं कि हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। जैसे हीमोफीलिया का होता है एग्जैक्टली उसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस का भी होता है। जैसे हीमोफीलिया का होता है वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस का होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? ये इसको हम ब्लीडर डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, इसलिए एक माइनर कट भी एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें विजन क्लियर होता है, लेकिन जो पर्सन होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अब ये दोनों डिजीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, रिसेसिव जीन से होता है। रिसेसिव जीन के बारे में आप लोगों को पता है कि रिसेसिव जीन अकॉर्डिंग टू मेंडल, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। एंड ये रिसेसिव जीन, ये इन दोनों केस में रिसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होने की वजह से इन दोनों केस में जो ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस किससे हो रहा है? मैंने कहा ये दोनों जो डिजीज़ हैं ये रिसेसिव जीन से होते हैं। बोथ द डिजीज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन, ये दोनों रिसेसिव जीन से होते हैं।
रिसेसिव जीन से होंगे और रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोजोम्स। So it is sex, so it is a example of sex linked inheritance। ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। एंड वी नो सेक्स क्रोमोजोम्स is of two type X and Y, so this is a example of X linked inheritance। ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अब एक्स क्रोमोजोम्स जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स होंगे जो सेक्स क्रोमोजोम्स होंगे वो फीमेल और मेल में उनका कन्फिगरेशन अलग अलग है। फीमेल में 2 सेक्स क्रोमोजोम दोनों एक सेक्स हैं और मेल में एक एक्स एंड वाई है। ये बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि इसको हम पहले से ही बता चुके हैं। यहाँ बस उसको आपको रिवाइज करवा रहे हैं। अब रिसेसिव जीन के बारे में पता है, जैसे हीमोफीलिया है, अगर या कलर ब्लाइंडनेस ही मान लीजिए, तो इसको अगर हम सिंबल दें, इसका जो डोमिनेंट जीन है उसको अगर हम डिनोट करें कैपिटल C से, तो इसका जो रिसेसिव जीन होगा उसको आप डिनोट करोगे स्मॉल c से। अब ये दोनों डिजीज रिसेसिव जीन से होगा, तो रिसेसिव जीन तब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा जब तक उसके दोनों होमोलॉगस क्रोमोजोम्स पर ये रिसेसिव जीन ना आ जाए। अब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम्स हैं, तो अगर इस दोनों एक्स क्रोमोजोम्स पे वो रिसेसिव जीन होगा तो फीमेल में ये डिजीज़ एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर सपोज करो कि फीमेल के किसी एक एक्स पे वो रिसेसिव जीन है और दूसरे पे उसका डोमिनेंट जीन है, तो डोमिनेंट जीन उसे हाइड कर देगा, डोमिनेंट जीन उसे एक्सप्रेस करने नहीं देगा। मतलब फीमेल में ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, 3 तरह का होगा। ये एक्स है, मान ले यहाँ वो रिसेसिव जीन है लेकिन यहाँ उसका डोमिनेंट जीन है। इस एक कंडीशन और होगा कि दोनों पे उसका डोमिनेंट जीन है, और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि उस फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोजोम्स पे उसका रिसेसिव जीन हो। Until both the X chromosomes does not have a recessive gene, the disease is not expressed in female। फीमेल में हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों के साथ यही होगा कि जब तक उसके दोनों एक्स क्रोमोजोम्स पर इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों रिसेसिव जीन नहीं आएंगे, तब तक फीमेल में ये डिजीज़ नहीं होगा। मेल के साथ ऐसा नहीं है। मेल के साथ क्या होगा कि मेल में एक एक्स क्रोमोजोम्स होता है और एक वाई क्रोमोजोम्स होता है। एक्स क्रोमोजोम्स अलग क्रोमोजोम्स है, बड़े साइज का है, वाई क्रोमोजोम छोटे साइज का है। इसका मतलब ये हुआ वाई इज नॉट अ होमोलॉगस ऑफ एक्स। तो अगर एक्स पर कोई जीन होगा तो उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे वो वाई पर नहीं होंगे। मतलब एक्स पे अगर कोई जीन है तो जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म हैं जिसको हम एलील कहते हैं वो वाई पर नहीं होंगे। तो उस एक्स पर या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, दोनों उसी पर नहीं होंगे। डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ उसी एक्स पर नहीं होंगे, या उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे वे वाई पर नहीं होंगे। तो
अगर हम कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल लिए हुए हैं, तो अगर इस एक्स पर या तो इस एक्स पर मेल के एक्स क्रोमोसोम्स पर कलर ब्लाइंड्स का डोमिनेंट जीन होगा या कलर ब्लाइंड का रिसेसिव जीन होगा। मतलब इस एक्स पर अगर हम इसको क्रोमोसोम्स के थ्रू दिखाएं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसको हम क्रोमोसोम्स के थ्रू दिखाएं तो फीमेल में ये कंडीशन बनेगी, ये मान लीजिए ये तीनों एक्स हैं, अब सपोज करो कि इस पे डोमिनेंट जीन है, यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, नहीं होगा। यहाँ डोमिनेंट जीन है, यहाँ उसका रिसेसिव है, नहीं होगा। और ये अगर यहाँ रिसेसिव है, यहाँ रिसेसिव है, तो फीमेल में होगा। लेकिन मेल में क्या होगा? मेल में दो कंडीशन होगा, ये एक्स क्रोमोसोम्स है और ये इसका वाई क्रोमोसोम्स है, एक्स एंड वाई। दूसरा ये एक्स है और ये वाई है। इस पे उसका डोमिनेंट जीन है और इस पे उसका रिसेसिव जीन है। यही दो कंडीशन मेल में होगा। तो अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम्स पे कलर ब्लाइंडनेस का डोमिनेंट जीन है तो डिजीज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि साफ आपने लिखा है आपने कि डिजीज अकर बाय द रिसेसिव जीन। अब वाई क्रोमोसोम्स उसका होमोलॉगस न होने की वजह से इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगा वो वाई पे तो जाएगा नहीं, तो इस एक्स पे ही रहेगा। केवल एक ही फॉर्म होगा, या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। ये मेल में, फीमेल में तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होगा, लेकिन मेल में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ हेमीजाइगस हो जाएगा। एक ही एक्स है तो एक ही एक्स है, तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म वाई पे न जाने की वजह से उस एक्स पे या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। डोमिनेंट से डिजीज नहीं हो रही है तो डिजीज नहीं होगा, रिसेसिव से होगा। अब रिसेसिव को रोकने वाला डोमिनेंट जीन वाई पे जा नहीं सकता, तो अब जब इसको रोकने वाला यहाँ एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा था फीमेल में? रिसेसिव जीन तो है लेकिन उसका डोमिनेंट जीन उसके सामने होने की वजह से एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि रिसेसिव जीन के सामने उसका डोमिनेंट जीन नहीं है, तो विदाउट होमोजाइगस, यहाँ होमोजाइगस कंडीशन का वेट नहीं करेगा रिसेसिव जीन, क्योंकि उसको हाइड करने वाला कोई जीन यहाँ है नहीं। तो ये रिसेसिव जीन मेल में, ये रिसेसिव जीन मेल में हेमीजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर देगा। इसके बारे में मैंने बताया कि ये सेक्स इनहेरिटेंस होने की वजह से एक्स क्रोमोसोम्स का इसका जीन, एक्स क्रोमोसोम्स पर इसका जीन प्रेजेंट होने की वजह से रिसेसिव जीन के कारण ये जो डिजीज़ होगी ये ज़्यादातर मेल में होती है, फीमेल में ये डिजीज़ कम होती है। हालांकि इस डिजीज़ का जो कैरियर होती हैं वो फीमेल ही होती है। मेल की केवल दो ही कंडीशन होती है कि वो या तो डिजीज़ के रिस्पेक्ट में नॉर्मल होगा या डिजीज़ के रिस्पेक्ट में अफेक्टेड होगा। और फीमेल में ये कंडीशन हो जाती है कि डिजीज़ के रिस्पेक्ट में नॉर्मल भी होती हैं, कैरियर भी होती हैं और अफेक्टेड भी होती हैं। तो हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस बोथ कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन, दोनों रिसेसिव जीन से होते हैं। इसको मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसका कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाऊँगा। आप पहले हीमोफीलिया कल सेक्स इनहेरिटेंस में हीमोफीलिया का जो जिस तरह से मैंने समझाया था एग्जैक्टली उसी तरह से फ्लो चार्ट कलर ब्लाइंडनेस का बनेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर से। और इसको मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के अलावा अब जो दूसरा कंडीशन है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों रिसेसिव जीन से ही होते हैं, लेकिन ये रिसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम्स पे, सेक्स क्रोमोसोम्स पर है और किस सेक्स क्रोमोसोम्स पर? एक्स पे है। रिसेसिव जीन मेंडल ने कहा था कि होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, लेकिन यहाँ आप एक थोड़ा सा वेरिएशन देख रहे हो कि मेल में ये जो जीन है वो होमोजाइगस का वेट नहीं कर रहा है,
हेमीजाइगस कंडीशन में ही वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है। कारण वहाँ समझिएगा कि मेल में एक्स क्रोमोजोम्स केवल एक है, वाई एक डिफरेंट क्रोमोजोम्स है, एक्स का वो होमोलोगस नहीं है। तो एक्स पे जो जीन होंगे उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे वो वाई पर नहीं जाएंगे, तो उस एक्स पे या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। इसका मतलब एक्स पे मेल के एक्स क्रोमोजोम्स पे या डोमिनेंट होगा तो भी एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव होगा तो भी एक्सप्रेस करेगा। इसलिए ये दोनों डिजीज़ मेल में फ्रिक्वेंटली दिखाई देती हैं, लेकिन फीमेल में ये कम दिखाई देती हैं। कारण बताया कि फीमेल में 2 एक्स होगा, एक एक्स पे अगर रिसेसिव जीन है तो अगर जब तक दोनों एक्स पे नहीं आएगा तब तक ये डिजीज़ फीमेल में एक्सप्रेस नहीं होगी। तो हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रिवीजन कराया हूँ मैं आपको। आज जो नया कॉन्सेप्ट, नया जो डिजीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वह है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। Sickle cell anemia is also caused by recessive gene, but the gene present on the autosome। तो ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस caused by recessive gene। इसी के साथ हम आगे हम थैलेसेमिया भी जोड़ देंगे, लेकिन अभी हम इसी को पढ़ते हैं। तो इट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन। क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी होता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, अल्फा और बीटा टाइप के। तो ये जो हीमोग्लोबिन होगा इसमें एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। और ये ग्लूटामिक एसिड में म्यूटेशन हो जाता है। ये ग्लूटामिक एसिड के लिए जो कोड रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कोडॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कोडॉन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कोडॉन होता है GAG। और ये GAG जो होता है इसमें म्यूटेशन हो जाता है और म्यूटेशन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है GUG में। तो GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन GUG कोड कर देगा वैलिन को। GUG किसको कोड कर देगा? वैलिन को कोड कर देगा। तो जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन इन द कोडॉन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है किससे? वैलिन से। और वैलिन से रिप्लेस होने की वजह से वो जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनता है वो डिफेक्टिव हो जाता है। और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जब डिफेक्टिव हो जाता है तो आरबीसी बनेगा, तो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा तो, लेकिन वो जो क्वालिटी है उसकी वो डिफेक्टिव हो गई, तो उसकी वजह से जो आरबीसी होगा वो भी डिफेक्टिव हो जाएगा। और वो आरबीसी का जो शेप होगा वो सिकल शेप का हो जाएगा, हंसिए का शेप का ले लेगा। और सिकल शेप होने की वजह से वो ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिससे
ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट न करने की वजह से नहीं कर पाएगा, ठीक। और इसी को क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्लियर? समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्या बताया मैंने, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, रिसेसिव जीन से होता है। अभी उसको हम जीन का नाम भी बताते हैं आपको। इसमें इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होता है उसके दो पार्ट हैं, एक हीम है और दूसरा ग्लोबिन है। हीम तो एक पिगमेंट है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो पॉलीपेप्टाइड, जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसका जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके सिक्स्थ पोजीशन पर एक एमिनो एसिड होता है जिसको ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। इसके बीटा पॉलीपेप्टाइड के 6th पोजीशन पर एक एमिनो एसिड होता है जिसको हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। और इस ग्लूटामिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कोडॉन होता है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है, उसका नाम है वो है GAG। और इसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है जिससे GAG रिप्लेस बाय GUG। और अब GUG के पास जो कोड होता है उसमें इंफॉर्मेशन वैलिन के लिए आती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलिन। म्यूटेशन की वजह से ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह वैलिन आ जाता है। तो केवल पूरा का पूरा उस पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने एमिनो एसिड्स हैं, सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, बस एक एमिनो एसिड बदल जाता है, ग्लूटामिक एसिड, और उसकी जगह वैलिन आ जाता है। और वैलिन आने की वजह से वो जो ग्लूटामिक एसिड बना वो इनकरेक्ट बना, जिसकी वजह से जो आरबीसी होगा उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो सिकल सेल का हो जाएगा। जो बाइकॉन्वेक्स होता है उसका शेप बदल करके सिकल सेल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, और इसी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इधर क्लियर? अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन होगा? तो कह रहा है रिस्पॉन्सिबल जीन जो है, एक है HBA, ये वाइल्ड जीन है। HBA ये वाइल्ड जीन है एंड इट मेक अ नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। HBA इट इज अ नॉर्मल जीन एंड इट मेक अ, इसको हम कह रहे हैं वाइल्ड जीन। और ये जो वाइल्ड जीन है इट मेक अ नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से एक नया जीन बन गया जिसका नाम है HBS। ये म्यूटेंट जीन है, ठीक। अब हम दूसरे भाषा में कहें, दूसरे लैंग्वेज में कहें तो ये इसका डोमिनेंट जीन है और ये इसका रिसेसिव जीन है, HBA एंड HBS। अब मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होगा अगर इसका इनहेरिटेंस देखें तो ये जो जीन है, जीन बता दिया आपको, HBA इट डज नॉट कॉज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कौन करेगा? HBS करेगा। कौन करेगा? HBS। लेकिन ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, तो ये डिजीज कब करेगा? जब दोनों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे उन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर ये HBS जीन न आ जाए। मतलब जब तक ये म्यूटेंट जीन दोनों क्रोमोसोम्स पर नहीं आ जाएगा तब तक ये डिजीज नहीं कर पाएगा। अब इसका अगर हम इनहेरिटेंस देखें तो देखिए इसका इनहेरिटेंस क्या होगा। रिसेसिव जीन के बारे में मेंडल ने मैं बार बार बता रहा हूं आपको, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग में इसका एक्सेप्शन आपको सेक्स इनहेरिटेंस में मिला था, जहां वो हेवी जाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन किया था। तो अगर मान लीजिए एक पेरेंट से फीमेल, एक मेल, एक का जीनोटाइप है HBA होमोजाइगस है HBA, और एक का जीनोटाइप है HBS और HBS।
तो ये सिकल सेल एनीमिया है, हुआ है और ये नॉर्मल है। ठीक, अब जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो यहाँ जो गैमीट बनेंगे वो बनेगा HbA टाइप का, और यहाँ जो गैमीट बनेगा वो बनेगा HbS टाइप का। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे तो ये आएगा HbA एंड HbS। ये जो ऑफस्प्रिंग्स है ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, इसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। ये जो ऑफस्प्रिंग्स है वो नॉर्मल होगा, और इसको क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग्स है, ये जो ऑफस्प्रिंग्स है ये आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है कि ये जो रिसेसिव जीन है इसको ये डोमिनेंट जीन क्या कर देगा, हाइड कर देगा। लेकिन अब यहां से अगर मान लीजिए दो पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका जीनोटाइप यही है, फीमेल का भी जीनोटाइप यही है और मेल का भी जीनोटाइप यही है, अगर ऐसे दो पेरेंट्स जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं, ये ऑफस्प्रिंग तो हेट्रोजाइगस है, इसको डिजीज तो नहीं हुआ है, नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर रिसेसिव जीन है तो ये कैरियर तो है ही है, ये डिजीज को अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है, कर देगा। तो अगर ऐसे दो पेरेंट्स जो हेट्रोजाइगस में हैं और उनके बीच में HbA और HbS, ये जो ऑफस्प्रिंग्स है, ये क्या है, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। ये जो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स है, अगर इसी तरह के दो पेरेंट्स मिल जाएं जिनका जीनोटाइप ये है और उनके बीच में अगर मैरिज हो, उनके बीच में अगर मीटिंग हो, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें सिकल सेल एनीमिया की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आगे कहें, अगर इसी तरह का कंडीशन लेंगे HbA HbS HbA एंड HbS, तो अब यहाँ गैमीट दो तरह के बनेंगे, एक होगा HbA और दूसरा होगा HbS, गैमेटोजेनेसिस, और यहाँ भी गैमेटोजेनेसिस होगा तो यहाँ भी गैमीट यही बनेगा HbA और HbS। और इस कंडीशन में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कंडीशन क्या होगा, HbA HbS HbA और HbS। यहाँ क्या होगा, HbA और HbA बिल्कुल नॉर्मल होगा। यहाँ क्या होगा, HbA HbS, यहाँ क्या होगा HbA और HbS, और यहाँ क्या होगा HbS एंड HbS। मतलब अगर हम देखें तो 75% ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोजेनी होंगे नॉर्मल होंगे, और 25% जो प्रोजेनी होंगे वो अफेक्टेड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है कि जो रिसेसिव जीन का कंडीशन होता है वही दिखा कि ये तब तक डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक दोनों ऑटोसोम जो होंगे, जिस क्रोमोसोम्स पर अगर होगा ये जीन, उसका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, उस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर जब तक इसका रिसेसिव जीन नहीं आएगा तब तक ये एक्सप्रेशन नहीं देगा। मतलब यह डोमिनेंट जीन से तो हो नहीं रहा है, अगर ये जीन पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आएगा तो भी एक्सप्रेशन नहीं देगा। लेकिन वो सारे पेरेंट्स, वो सारे इंडिविजुअल जिनमें ये जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, वो सारे लोग इस डिजीज़ के कैरियर होंगे। दे स्प्रेड द डिजीज़ इन नेक्स्ट जनरेशन, वो अगले जनरेशन में इस डिजीज़ को स्प्रेड कर देंगे। उनको खुद तो डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन ये अपने ऑफस्प्रिंग्स में ये डिजीज़ को एक्सप्रेस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी 25%। ठीक,
मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें आप देखिए 4 में से 1/3 में ये डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये अब आगे जो दूसरा बता रहा हूं थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया में क्या डिफरेंस है। दोनों में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। थैलेसेमिया में भी क्या होता है, आरबीसी डिफेक्टेड हो जाता है। थैलेसेमिया में भी आरबीसी डिफेक्टेड होगा और सिकल सेल एनीमिया में भी आरबीसी डिफेक्टेड होगा। लेकिन थैलेसेमिया में क्या होगा, एक क्वांटिटी प्रॉब्लम्स है और सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स है। मतलब कहने का यह है कि क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स का मतलब समझ रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी बन तो रहा है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है वो बन तो रही है, लेकिन वो जो बन रही है उसकी क्वालिटी खराब है। उसके अंदर म्यूटेशन होने के वजह से जो ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन पे था वो रिप्लेस हो गया है, जिसकी वजह से वैलिन आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, हमको उसी सिकल सेल एनीमिया से ही, उसी खराब आरबीसी से ही काम करना होगा। जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी आरबीसी से ही हमको काम करना होगा। और जो थैलेसेमिया होता है उसमें क्या होता है, यह भी एक ऑटोसोमल डिजीज है। इसमें क्या होता है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनता ही नहीं है। तो बीटा पॉलीपेप्टाइड, जो हीमोग्लोबिन में जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ठीक, तो आरबीसी बनेगा, काउंट करेगा, आरबीसी लगातार फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसमें बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होगा। कंडीशन वहां भी होगा, थैलेसेमिया में भी यही कंडीशन होगा। ऑटोसोमल डिजीज है, तो ऑटोसोमल डिजीज, और उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक थैलेसेमिया मेजर होते हैं और एक थैलेसेमिया माइनर होंगे। थैलेसेमिया मेजर किसे कहते हैं, जिसके साथ क्या होगा, वो रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में हो जाएगा, उनमें डिजीज हो जाएगी और वो सर्वाइव नहीं करेंगे, उसको कहेंगे थैलेसेमिया मेजर। और जिसमें वो डिजीज हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी, मतलब एक ऑटोसोम पे थैलेसेमिया का डोमिनेंट जीन है और एक ऑटोसोम पे थैलेसेमिया का रिसेसिव जीन है, तो उसको थैलेसेमिया माइनर कहते हैं। मतलब उसमें वो डिजीज नहीं होगी, वो सर्वाइव करेंगे। तो 2 कंडीशन होगी, तभी डिजीज एक्सप्रेस करेगी, तभी डिजीज एक्सप्रेस करेगी जब तक दोनों ऑटोसोम पे थैलेसेमिया के रिसेसिव जीन ना आ जाएं। तो जब अगर दोनों क्रोमोसोम्स पे थैलेसेमिया के रिसेसिव जीन आ जाएंगे तो उस आरबीसी में जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो थैलेसेमिया दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, एनीमिक कंडीशन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का आरबीसी काउंट लगातार घटने लगेगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का काउंट लगातार घटने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अब अगला जो डिजीज है वो डिजीज है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म भी एक डिजीज है जिसमें स्किन का जो कलर है या हेयर का जो कलर है, जो आई का जो कलर है, वो कलर चेंज हो जाता है। अभी ड्यू टू द प्रेजेंस, जो हमारे जो स्किन का कलर है वो डार्क फेयर हो सकता है और वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ मेलेनिन कितना हमारे स्किन में या हमारे हेयर या आई में प्रेजेंट है। तो मेलेनिन डिटरमाइन द कलर ऑफ स्किन, हेयर एंड आई। अब अगर ये मेलेनिन को हम टोटली खत्म कर दें तो आपकी जो स्किन हो जाएगी वो बिल्कुल वाइट हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म कहते हैं। तो ये एल्बिनिज्म भी क्या होता है, एल्बिनिज्म भी एक डिजीज है जो रिसेसिव जीन से होता है। अब जिसमें एल्बिनिज्म होता है उसमें क्या होगा, उसमें एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रायोसिनेज, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम
ट्रायोसिन को, ये एमिनो एसिड है, ट्रायोसिन को पहले कन्वर्ट करता है डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनीन, डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनीन, और फिर ये डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनीन कन्वर्ट हो जाता है मेलेनीन में। देखिए कॉन्सेप्ट, ट्रायोसिन जो होता है वो वाया ट्रायोसिन कन्वर्ट हो जाता है मेलेनिन में वाया डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनीन के थ्रू। लेकिन ये कन्वर्जन कौन करेगा? ये कन्वर्जन ट्रायोसिनेज एंजाइम करता है। लेकिन जब, और ये ट्रायोसिनेज एंजाइम बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डोमिनेंट जीन। लेकिन जब इसका रिसेसिव जीन आ जाता है, जब इसका रिसेसिव जीन आ जाता है, तो रिसेसिव जीन होने की वजह से ये ट्रायोसिनेज एंजाइम्स नहीं बनेगा। तो अगर हम एल्बिनिज्म को ए से डिनोट करें, तो सपोज करो कि ये कंडीशन होगा कैपिटल ए, दूसरा होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और तीसरा होगा स्मॉल ए। तो अगर जिसका जीनोटाइप ये होगा कैपिटल ए, तो उसमें तो ट्रायोसिनेज एंजाइम बनेगा, और ट्रायोसिनेज एंजाइम बनने की वजह से ट्रायोसिन डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट होगा, फिर एलेनिन में मेलेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको एल्बिनिज्म नहीं होगा। जिसका जीनोटाइप ये होगा उसमें भी यही होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन है, इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। मतलब इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? ट्रायोसिनेज, इन दोनों कंडीशन में ट्रायोसिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और ट्रायोसिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होने की वजह से उसमें मेलेनिन का फॉर्मेशन होगा, और मेलेनिन बनेगा तो स्किन का कलर ठीक रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन ये हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? नो फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? नो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोसिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो भी समस्या आएगी, ट्रायोसिन कन्वर्ट नहीं होगा डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, और जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो मेलेनिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और उस कंडीशन में मेलेनिन न होने की वजह से जो स्किन होगी वो स्किन या आई कलर या हेयर वो पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा, और इसी को कहते हैं एल्बिनिज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्बिनिज्म इज क्या होता है इसमें, कि इसमें स्किन की पूरी जो कलर होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि किसी भी पर्सन का जो स्किन कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, और उस पिगमेंट का नाम अक्सर सुना होगा, वो पिगमेंट का नाम होता है मेलेनिन। मेलेनिन नॉट ओनली डिटरमाइन द स्किन कलर, इट आल्सो डिटरमाइन द हेयर एंड आई कलर। और ये मेलेनिन बनता किससे है? ये एक एमिनो एसिड होता है ट्रायोसिन, वही ट्रायोसिन एमिनो एसिड्स कन्वर्ट होता है मेलेनिन में वाया डिहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन के तहत। लेकिन ये कन्वर्जन कौन करता है? ये कन्वर्जन एक एंजाइम करता है, ट्रायोसिनेज एंजाइम। तो जिसके अंदर एल्बिनिज्म होता है उसमें ट्रायोसिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन उनमें नहीं होता है। जीन नहीं होता है मतलब आप समझिए कि किसी भी कैरेक्टर के लिए दो जीन होते हैं, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। तो इसके लिए जो इसको बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो डोमिनेंट जीन इसको बनाता है, और रिसेसिव जीन इसे नहीं बनाता है। अब कंडीशन मैंने आपको दिखा दिया, बार बार फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि इसके 3 कंडीशन होंगे। ये दोनों डोमिनेंट जीन है, अगर ये किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर ये दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हैं तो ट्रायोसिनेज एंजाइम बनेगा और उसके अंदर मेलेनिन का फॉर्मेशन होगा। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उस कंडीशन भी ट्रायोसिनेज एंजाइम बनेगा, मेलेनिन भी बनेगा, और उसको एल्बिनिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसके ऑटोसोम पे, दोनों ऑटोसोम पे उसका रिसेसिव जीन पहुंच गया, उस कंडीशन में ट्रायोसिनेज एंजाइम नहीं बनेगा, और ट्रायोसिनेज एंजाइम न बनने की वजह से क्या होगा? ट्रायोसिन का कन्वर्जन मेलेनिन में नहीं होगा, जिससे वो सफ़र करेगा एल्बिनिज्म से। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिनाइल कीटोनुरिया। इसको भी आप समझिए, फिनाइल कीटोनुरिया क्या होता है? फिनाइल कीटोनुरिया भी एक
एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एंड इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाई रिसेसिव जीन, ये भी रिसेसिव जीन से होता है। इसमें एक एमिनो एसिड्स है, ये जितने भी एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ये सारे रिसेसिव जीन ऑटोसोम पे होंगे। और याद रखिएगा कंडीशन तभी होगा, डिजीज तभी होगा जब वो रिसेसिव जीन, डिजीज तभी होगा जब वो रिसेसिव जीन उस ऑटोसोम के दोनों क्रोमोसोम्स पर तब तक प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मतलब बार बार कम से कम कई बार मैं बता चुका हूँ एक ही चीज़ कि रिसेसिव जीन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि उसका डोमिनेंट जीन उसे हाइड कर देगा। तो फिनाइल एनिलीन में, फिनाइल कीटोनेरिया में क्या होता है? फिनाइल कीटोनेरिया इज ऑल्सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज अ जेनेटिकल डिजीज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन। क्या होगा इसमें? इसमें होता है फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है एक एंजाइम से जिसका नाम है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स होता है, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो फिनाइल एलेनिन को ब्रेक कर देता है ट्रायोसिन में। किस में ब्रेक कर देता है? ट्रायोसिन में। ध्यान से सुनिएगा आपको, फिनाइल कीटोनेरिया क्या होता है? क्या फिनाइल कीटोनेरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, रिसेसिव जीन से होता है। अब हमको एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करूँगा कि रिसेसिव जीन कैसे एक्सप्रेस करता है। कारण बता रहा हूँ आपका इसको कि फिनाइल कीटोनेरिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिजीज है, और इसमें जिसको ये प्रॉब्लम्स होता है वो लोग मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। अब कैसे होगा इसका कारण समझिए। फिनाइल एलेनिन एक एमिनो एसिड है और ये फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड ब्रेक होता है ट्रायोसिन में, और इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स होता है। ये एंजाइम इस फिनाइल एलेनिन को ब्रेक कर देता है ट्रायोसिन में। लेकिन अगर इस एंजाइम को बनाने वाला डोमिनेंट जीन रिसेसिव हो जाए, मतलब डोमिनेंट जीन ना होकर के किसी पर्सन में रिसेसिव जीन आ गए उसके दोनों ऑटोसोम पे, तो उस कंडीशन में ये एंजाइम बनेगा ही नहीं। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन का ट्रायोसिन में ब्रेकिंग जो होगा वो होगा नहीं, या कन्वर्जन नहीं होगा। जब फिनाइल एलेनिन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। कुछ पोर्शन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन आवर बॉडी कॉज मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गया तो शुरू के 6 महीने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आफ्टर 6 मंथ ये एक्यूमुलेशन होने की वजह से वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, मतलब पागल हो जाएगा। समझिए, यही ये डिजीज है फिनाइल कीटोनेरिया, रिसेसिव जीन से होता है। और दूसरा जो है वो है एल्केप्टोनेरिया। उसमें क्या बताया था कि एल्केप्टोनेरिया में भी एक रिसेसिव जीन से भी ये भी डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, एक होमोजेनिस्टिक एसिड होता है, यूरिन में पाया जाता है। होमोजेनिस्टिक एसिड यूरिन में पाया जाता है और ये क्या करता है, यूरिन में जब यूरिनेशन होता है तो यूरिनेशन के समय ये यूरिन जो होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेज रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तुरंत एक ब्लैक कलर का पिगमेंट बना लेता है, जिससे पूरी की पूरी जो यूरिन होती है वो ब्लैक हो जाती है। अब ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड जो है ये यूरिन में प्रेजेंट होता है और इसको ब्रेक करने के लिए होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज एक एंजाइम पाया जाता है जो लीवर बनाता है। और होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो लीवर बना रहा है, ये एंजाइम रिसेसिव जीन की वजह से बनता ही नहीं है, और न बनने की वजह से होमोजेनिस्टिक एसिड ब्रेक नहीं होता है, और ब्रेक न होने की वजह से ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही एक ब्लैक पिगमेंट बना लेता है, जिससे यूरिन क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाती है। और कुछ ये जो ब्लैक पिगमेंट होता है इट ऑल्सो एक्यूमुलेट इन द कार्टिलेज ऑफ आई, नोज में आकर ये जमा हो जाता है, एंड इट ऑल्सो कॉज अर्थराइटिस। तो यही प्रॉब्लम होगा एल्केप्टोनेरिया में।
एल्केप्टेन्यूरिया में क्या होगा, जो यूरिन का कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। यूरिन का कलर ब्लैक क्यों होगा, क्योंकि इस यूरिन में एक केमिकल्स प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा होमोजेनिस्टिक एसिड, और ये होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करके वो एक ब्लैक कलर का पिगमेंट बना लेता है। अब ये जनरली लोगों में क्यों नहीं होता है, क्योंकि लिवर इस होमोजेनिस्टिक एसिड को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज, और जब ये रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है तो होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम बनने नहीं देता है, जिससे कन्वर्जन नहीं होता है और ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब डोमिनेंट स्टेज में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर ये जीन किसी में हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो फिनाइलकीटोनुरिया का कारण बनेगा। अब ये तो बताया मैंने आपको बताया मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब थोड़ा सा छोटा छोटा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर आपको पढ़ना है। एक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है, आपको म्यूटेशन टॉपिक पढ़ाया था, और म्यूटेशन में हमने पढ़ाया था एन्यूप्लॉइडी। तो उसमें बताया था या तो क्रोमोजोम्स का लॉस हो जाता है, एक या एक से अधिक क्रोमोजोम्स का लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है ये। इसका सिंबल होता है 2n+1। तो डाउन सिंड्रोम इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोजोम्स। जो 21st क्रोमोजोम्स होता है उसी पे ट्राइसोमी हो जाता है, क्रोमोजोम्स पे ट्राइसोमी हो जाता है, जिससे जो 21st क्रोमोजोम्स होता है उस पे क्या होता है, 2 क्रोमोजोम्स होना चाहिए, उसके अल्टरनेटिव फॉर्म एक, दोनों होमोलॉगस क्रोमोजोम्स, वहाँ एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स आ जाता है, ये कंडीशन हो जाती है। तो इसकी खोज किया था लैंगसन डाउन ने, इसलिए इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। सो ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम इज एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी एट ऑटोसोम, किस क्रोमोजोम्स पर, 21st क्रोमोजोम्स पर। और इससे क्या होगा, इससे जो डिफेक्ट जो होता है, जिससे पॉम जो होता है, जो लिप्स ओपन रहती है, जो लिप्स मोटी हो जाती है, टंग्स मोटा हो जाता है, मेंटली रिटॉर्टेड हो जाते हैं, ये कंडीशन डाउन सिंड्रोम में आता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मियोसिस होगा तो उसमें डिसजंक्शन नहीं हो पाता है। डिसजंक्शन मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है। उसी तरह से एक प्रॉब्लम्स है, अगर मान लीजिए एरर हो जाता है मियोसिस में, डिसजंक्शन हो जाए। एक होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? ये भी एग्जाम्पल है ट्राइसोमी का ही, लेकिन ये ट्राइसोमी कहाँ होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स पे होता है। ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे होता है। और ये भी क्या होता है, ये सारी जो एरर होता है वो मियोसिस की वजह से होता है। मियोसिस में आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं और फिर पेयरिंग उनकी ब्रेक होती है, और ब्रेक होने को कहते हैं डिसजंक्शन। तो अगर यहाँ डिसजंक्शन फेल हो जाए तो यही प्रॉब्लम्स होगा। सपोज करो कि क्या होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे होगा ट्राइसोमी। तो सपोज करो कि कोई मेल जो कोई एग है, उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम्स है X, मतलब जो ओवा है उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम्स X है। लेकिन जो स्पर्म्स है वो एबनॉर्मल है, उसमें X और Y दोनों है, मतलब डिसजंक्शन नहीं हो पाया है, और ये इसको फ्यूज कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, X, X and Y। यह एक दूसरी कंडीशन हो गया। ओवा जो है वो उसमें नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, XX प्रेजेंट है, और स्पर्म नॉर्मल है, स्पर्म नॉर्मल है, ये है, और इसको इसने फ्यूज कर दिया X
तो ये कंडीशन हो जाएगा एक्स सेक्शन वाई। अब आप देख रहे हो कि ये जीनोटाइप बना हुआ है, वाई क्रोमोजोम्स है, तो वाई क्रोमोजोम्स है तो वो देखने में वो होगा तो मेल ही, वाई क्रोमोजोम्स होने की वजह से होगा तो वो मेल ही, लेकिन उसमें 2 एक्स क्रोमोजोम्स होने की वजह से 2 एक्स क्रोमोजोम्स होने की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे। इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं क्लिफिंटर सिंड्रोम। तो क्लिफिंटर सिंड्रोम कहाँ होगा, क्लिफिंटर सिंड्रोम्स अकर ऑन द सेक्स क्रोमोजोम्स। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा ट्राइसोमी का। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज अ एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी ऑन द सेक्स क्रोमोजोम्स। थर्ड एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल डिजीज का या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोजोम्स पे ही होता है, क्रोमोजोम्स होता है, और ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। मोनोसोमी, मोनोसोमी आपने पढ़ा था 2n-1 क्रोमोजोम्स घट गया। अब अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, 2 एक्स क्रोमोजोम्स है, एक एक्स हट जाए तो क्या हो जाएगा, XO हो जाएगा। या कोई मेल है XY, एक क्रोमोजोम्स हट गया तो एक क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ ये कंडीशन दिखा देगा। तो अगर मेल में होगा तो क्या होगा, टेस्टिस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक, मतलब स्टेरिलिटी क्रिएट करेगा मेल में, और फीमेल में होगा तो वहाँ भी यही करेगा, इट कॉज स्टेरिलिटी इन मेल। तो इसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम का सिंबल होगा XO या X, क्या होगा सिंबल XO, मतलब एक क्रोमोजोम्स मिसिंग होगा। क्रोमोजोम्स कितने होंगे, 46 होने चाहिए, एक क्रोमोजोम्स घट जाएगा, ठीक, जिसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और वो जो घटा हुआ क्रोमोजोम्स होगा वो कहाँ होगा, सेक्स क्रोमोजोम्स पर। और जो डाउन सिंड्रोम था और क्लिफिंटर सिंड्रोम था वहाँ एक क्रोमोजोम्स बढ़ जाएगा, उसमें क्रोमोजोम्स कितना हो जाएगा, 46 की जगह 47। डाउन सिंड्रोम में ये बढ़ा हुआ क्रोमोजोम्स ऑटोसोम पे रहेगा और क्लिफिंटर सिंड्रोम में ये बढ़ा हुआ क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम्स पे होगा, ठीक। तो ये आपको मैंने बताया कि कितने तरह के डिसऑर्डर होते हैं। एक बताया मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा बताया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया जेनेटिक्स में ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, बहुत ढेर सारे डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन वो सब आपके NCERT आपके 12th के सिलेबस में नहीं है। जो था वो मैंने बता दिया, थैलेसेमिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, क्लिफिंटर सिंड्रोम्स एंड टर्नर सिंड्रोम्स, इतना आपके सिलेबस में था, ये सब मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग बताइएगा, जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।